आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। ये तसव्वुर करना भी मुश्किल है कि हमारी आधुनिक जिंदगी बिना किसी एक अदृश्य शक्ति के कैसी होगी। शायद बिल्कुल नामुमकिन। और वो शक्ति है बिजली, यानी इलेक्ट्रिसिटी। घरों से लेकर बड़े बड़े उद्योगों, अस्पतालों और यहाँ तक कि हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम तक सब कुछ इसी पर टिका है। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं और समझते हैं कि यह दृश्य प्रवाह आखिर काम कैसे करता है और इसे सुरक्षित रूप से हमारे जीवन का हिस्सा बनाने वाले इलेक्ट्रिशियन की भूमिका कितनी अहम होती है। आज का ये सफ़र कुछ इस तरह रहेगा। शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रिसिटी और इसके बेसिक्स से। उसके बाद वोल्टेज, करंट और ओम के नियम को समझेंगे। फिर बात करेंगे करंट्स और सर्किट्स की। इसके बाद बड़ी मशीनों और कंपोनेंट्स पर आएंगे और अंत में सेफ्टी रूल्स, मेजरमेंट टूल्स और ऊर्जा के भविष्य पर एक नज़र डालेंगे। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, बिजली और उसके मूल तत्व, एक अदृश्य प्रवाह। हम सब जानते हैं कि ब्रह्मांड का हर पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है, जिन्हें परमाणु यानी एटम्स कहते हैं। और इन्हीं एटम्स के भीतर मौजूद एक बहुत ही खास कण, इलेक्ट्रॉन, इस पूरी कहानी का असल हीरो है। अगर बिल्कुल सरल शब्दों में कहें तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से जो ऊर्जा पैदा होती है वही इलेक्ट्रिसिटी है। ये दो तरह की होती है। पहली है स्टैटिक, यानी स्थिर विद्युत। याद है जब कंघी को बालों पर रगड़ने से वो कागज के टुकड़ों को खींचने लगती है, वहां चार्ज रुका हुआ होता है। और दूसरी होती है डायनामिक, जहां इलेक्ट्रॉन्स लगातार बह रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पंखे या बल्ब को चलाने वाली बिजली। अब यहां एक दिलचस्प बात है। हर मटेरियल इन इलेक्ट्रॉन्स को एक ही तरह से बहने नहीं देता। इन्हें तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहले होते हैं कंडक्टर्स, यानी चालक। तांबा, एल्यूमिनियम और चांदी इसके बढ़िया उदाहरण हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत आसानी से बहने देते हैं। दूसरे हैं इंसुलेटर्स या कुचालक, जैसे रबर, प्लास्टिक और लकड़ी। ये इस प्रवाह को पूरी तरह रोक देते हैं, बिल्कुल एक दीवार की तरह। और तीसरे, जो बहुत खास हैं, सेमीकंडक्टर्स या अर्धचालक, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये सिर्फ एक सीमित मात्रा में ही करंट को बहने देते हैं। और सच कहें तो यही हमारे आज के मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, वोल्टेज, करंट और ओम का नियम, यानी इस प्रवाह के क्या नियम हैं। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की गति या दर को ही करंट कहा जाता है। इसे I से दर्शाया जाता है और इसको नापने की इकाई होती है एम्पेयर। आसान भाषा में समझें तो ये हमें ये बताता है कि एक सेकंड में आखिर कितने इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से गुजर रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स खुद ब खुद तो बहने नहीं लगते, उन्हें एक धक्के की जरूरत पड़ती है। और यहीं पर एंट्री होती है वोल्टेज की। वोल्टेज असल में वो बल या दबाव है जो इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। इसको वोल्ट्स में नापा जाता है। बैटरी या जनरेटर बिल्कुल यही काम करते हैं। वे इस वोल्टेज का निर्माण करते हैं ताकि करंट पूरे सर्किट में तेजी से दौड़ सके। अब जब करंट दौड़ता है तो रास्ता बिल्कुल साफ नहीं मिलता। कंडक्टर के अंदर भी कुछ रुकावटें आती हैं और इन्हीं रुकावटों को रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहा जाता है। इसे ओम में नापते हैं। ये कई चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे तार की लंबाई, उसकी मोटाई, आसपास का तापमान और मटेरियल कैसा है। जैसे एक पतले और लंबे पाइप में पानी का बहना मुश्किल होता है, ठीक वैसे ही ज्यादा लंबा तार मतलब करंट के लिए ज्यादा रुकावट। तो करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, ये तीनों आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। और यही कनेक्शन हमें बताता है ओम का नियम। एक स्थिर तापमान पर जितना ज्यादा वोल्टेज होगा, करंट उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, करंट उतना ही कम हो जाएगा। V = I × R का ये छोटा सा फॉर्मूला किसी भी इलेक्ट्रिशियन के लिए एक मास्टर की जैसा है। इसी से सर्किट्स को समझा जाता है और वोल्टेज ड्रॉप की गणना की जाती है। आइए अब तीसरे भाग की तरफ चलते हैं, करंट के प्रकार और सर्किट्स, ऊर्जा को दिशा देना। करंट मुख्य रूप से दो अलग अलग तरह से बहता है। पहला है डायरेक्ट करंट या DC, जहां दिशा हमेशा एक ही रहती है। इसका सबसे आम उदाहरण हमारी बैटरियां हैं। दूसरी तरफ होता है ऑल्टरनेटिंग करंट या AC। इसमें करंट की दिशा लगातार बदलती रहती है। हमारे घरों में जो बिजली आती है वो AC ही होती है। भारत में डोमेस्टिक सप्लाई आमतौर पर 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर आती है। इस 50 हर्ट्ज का मतलब है कि ये करंट एक सेकंड में पूरी 50 बार अपनी दिशा बदलता है। अब इस ऊर्जा को सही जगह पहुंचाने के लिए सर्किट्स बनाए जाते हैं। इसके दो मुख्य तरीके हैं, सीरीज और पैरेलल। सीरीज सर्किट में सभी उपकरण एक के बाद एक लाइन में जुड़े होते हैं। यहां करंट तो सब में एक जैसा रहता है, लेकिन वोल्टेज बढ़ जाता है।
दूसरी ओर पैरेलल सर्किट में हर उपकरण की अपनी एक अलग ब्रांच होती है। घरों की वायरिंग हमेशा पैरेलल में ही की जाती है। इसका फायदा यह है कि हर डिवाइस को बराबर वोल्टेज मिलता है और अगर एक चीज खराब भी हो जाए तो बाकी की चीजें बिना रुके चलती रहती हैं। चलिए आते हैं चौथे हिस्से पर, मशीनें और प्रमुख पुर्जे, ऊर्जा को काम में लाना। सिर्फ करंट का बहना ही काफी नहीं है, हमें इससे कुछ प्रैक्टिकल काम भी करवाना है। और इसके लिए हमारी आधुनिक दुनिया एक बहुत ही जबरदस्त सिद्धांत पर टिकी है, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम। ये काम कैसे करता है? बहुत सरल है। एक कंडक्टर को किसी चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, फिर उस कंडक्टर को उस फील्ड के अंदर घुमाया जाता है और यहीं जादू होता है। उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ पैदा हो जाता है। गति और चुंबक मिलकर बिजली बना देते हैं। और इसी शानदार नियम की बदौलत हमारी सबसे बड़ी और अहम इलेक्ट्रिकल मशीनें काम करती हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मर। ये एक ऐसी डिवाइस है जो एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने का काम करती है, ताकि बिजली को लंबी दूरी तक बिना नुकसान के भेजा जा सके। फिर आती है इलेक्ट्रिक मोटर, जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में बदलती है, जिससे हमारे पंखे, पंप और फैक्ट्रियों की मशीनें घूमती हैं। और जनरेटर इसके ठीक उल्टा काम करता है। ये मैकेनिकल ऊर्जा को घुमाकर वापस इलेक्ट्रिसिटी में बदल देता है। अब आते हैं अपने पांचवें हिस्से पर, जो थोड़ा गंभीर और बेहद जरूरी है, सुरक्षा नियम और मापन, जान और उपकरणों की रक्षा। बिना किसी शक के बिजली जितनी काम की है, अगर सावधानी न बरती जाए तो ये उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। इसलिए प्रोटेक्शन डिवाइसेस हमारी पहली ढाल होते हैं। एक सिंपल फ्यूज को ही ले लीजिए, अगर करंट एक हद से ज्यादा बढ़ जाए तो ये खुद पिघलकर सर्किट को तोड़ देता है। फिर होता है MCB यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो किसी भी ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होने पर तुरंत ट्रिप हो जाता है। और एक होता है RCCB, जो करंट लीकेज से बचाता है। अगर कहीं करंट लीक हो रहा हो जिससे किसी को झटका लगने का डर हो तो ये तुरंत पावर सप्लाई को काट देता है। और सिर्फ मशीनें ही नहीं, जो लोग इन सिस्टम्स पर काम करते हैं, उनकी सुरक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए। कुछ बेसिक नियम हैं जिन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए, जैसे गीले हाथों से कभी काम न करना, हमेशा इंसुलेटेड टूल्स का इस्तेमाल करना और काम शुरू करने से पहले मेन सप्लाई जरूर बंद करना। प्रॉपर अर्थिंग चेक करना भी बेहद जरूरी है। साथ ही काम के दौरान पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी PPE पहनना एकदम लाजमी है, जैसे हेलमेट, रबर के ग्लव्स, सेफ्टी जूते और आंखों के लिए गॉगल्स। अब अगर सिस्टम में कोई खराबी आ जाए तो उसको ढूंढने और ठीक करने के लिए सटीक मेजरमेंट टूल्स की जरूरत होती है। मेगर का इस्तेमाल तारों के इंसुलेशन की मजबूती नापने के लिए किया जाता है। फिर आता है मल्टीमीटर। ये एक ऐसी कमाल की मशीन है जो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस तीनों को नाप सकती है। और क्लैंप मीटर तो और भी खास है। इससे हम बिना किसी तार को काटे या सर्किट को तोड़े उसमें बह रहे करंट को आसानी से नाप सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, भविष्य की तकनीकें और ऊर्जा, आगे का रास्ता। पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी की मांग लगातार तेजी से बढ़ रही है, इसलिए ऊर्जा बचाना अब हम सबकी एक रोजाना की जिम्मेदारी बन चुकी है। इसके लिए कोई बहुत बड़े काम करने की जरूरत नहीं है। पुराने पारंपरिक बल्बों की जगह LED लाइट्स का इस्तेमाल करना, जब जरूरत ना हो तो अप्लायंसेस को बंद रखना और हमेशा ऊर्जा कुशल यानी एनर्जी एफिशिएंट उपकरणों का ही चुनाव करना, ये छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल छोड़कर जाते हैं। आज का दौर बहुत तेजी से बदल रहा है। ऑटोमेशन, सोलर पावर, स्मार्ट ग्रिड्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है। ऐसे में इन नई तकनीकों को इंस्टॉल करने और संभालने वाले इलेक्ट्रिशियन का काम भविष्य में किस तरह का रूप लेगा? मूल सिद्धांत तो वही रहेंगे, लेकिन इस क्षेत्र का भविष्य तकनीकी रूप से बहुत उन्नत होने वाला है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।